सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं बैच 97 में। बैच 97 जिसमें हम डेटा एनालिसिस इन आर विद एआई सीखेंगे। तो पहले मैं आपको इस कोर्स का इंट्रोडक्शन करवा दूं और अपने मुतालिक आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, फिर आपके मुतालिक भी इंट्रोडक्शन होगा। तो कोर्स का नाम है डेटा एनालिसिस इन आर एंड एआई। अब इस कोर्स में हम दो चीज़ें सीखेंगे। नंबर वन, एक तो हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। दूसरा हम स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और एडवांस किस्म के जो भी मॉडलिंग है, जो भी एनालिसिस हैं, जैसे मशीन लर्निंग के टास्क हैं, बेसिक टू एडवांस डेटा एनालिसिस, बेसिक टू एडवांस डेटा एनालिसिस। यानी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आपको डेटा साइंस के हवाले से कोई भी टास्क दिया जाए तो थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप वो टास्क आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक स्टेप्स तो आप बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। लेकिन जो एडवांस एनालिसिस है वहाँ पे आपको थोड़ा सा डाटा के हवाले से इश्यूज आएंगे, लेकिन वो भी आप थोड़ी सी एफर्ट के साथ जस्ट विद इन 10 और 15 मिनट्स आप वो एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे। पहले हिस्से में पहला हिस्सा हमारा प्रोग्रामिंग, दूसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्रामिंग चूंकि आर एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, तो इस लैंग्वेज को हम बोलना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, एडिट करना सीखेंगे, जनरेट करना सीखेंगे। फोर स्किल हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग की, कि ये लिखी कैसे जाती है, पढ़ी कैसे जाती है, राइट कैसे की जाती है, एडिट कैसे की जाती है और जनरेट कैसे की जाती है। ये फोर स्किल्स हम आर प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। फोर स्किल सीखने के बाद हम आ जाएंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे। इसके लिस्ट में भी मैंने आपके साथ शेयर की हो, अगर नहीं शेयर की तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। जस्ट एक मिनट में कोर्स कंटेंट निकाल लूँ। ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अब अगर हम ये कोर्स कंटेंट देखें तो इसमें बेसिक है, पहला स्टेप है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए। फिर उसके बाद बेसिक एनालिसिस हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा वगैरह है। फिर इसके अलावा एडवांस एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं, इसमें रिग्रेशन है। ठीक है, रिग्रेशन के तमाम मॉडल्स इसमें शामिल हैं। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस हैं,
मशीन लर्निंग के कुछ टूल्स हैं जो हम इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग के बहुत सारे टूल जो हैं वो इस पे एप्लीकेबल हैं आर पे, लेकिन कुछ के लिए हमें पाइथन पे जाना पड़ता है, कुछ के लिए हमें गूगल कोलैब पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल हैं आर पे वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो कुछ स्पेशलाइजेशन जैसे नेटवर्क एनालिसिस है, कार्ड डायग्राम है, सैनकी रिडार चार्ट, सर्कुलर बार, ये सारी एनालिसिस आप इस कोर्स में सीखेंगे। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ ये एनालिसिस ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एनालिसिस जो आपने इस कोर्स में नहीं सीखे वो आप परफॉर्म करने के काबिल होंगे। अब हम आ जाते हैं क्लास की तरफ। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अतीक हुसैन है, और गुजरात पाकिस्तान से मेरा तल्लक है। मेरी पीएचडी जो है वो प्लांट साइंस में है, लेकिन प्लांट साइंस के साथ साथ मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रोग्रामिंग में भी हैं, जिसमें मेरे पास जो है वो पाइथन और आर और मशीन लर्निंग में एक्सपर्टीज़ हैं। इसके अलावा मैं तकरीबन 92 बैचेस आर के कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें तकरीबन 5,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मैं मोस्टली पीएचडी स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक स्कॉलर्स या प्रोफेसर या रिसर्चर शामिल हैं। 4 कंट्रीज मेरा टारगेट होती हैं, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है और यूएसए। यूएसए से आपके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं मेरे डिफरेंट बैचेस में, जो वर्क कर रहे हैं और अपने डाटा पे भी जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हमारी जो क्लास है इसका टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल आर एंड आर स्टूडियो। पहला स्टेप है, क्योंकि हमने ये टूल्स यूज़ करने हैं तो इनको यूज़ करने से पहले ये टूल्स हमारे पास होने चाहिए। तो पहले स्टेप पे हम इनको इंस्टॉल करेंगे। दूसरा स्टेप होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्टूडियो। आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी जो क्लास का शेड्यूल है वो सैटरडे और संडे है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्लास है वो 2 घंटे की अरेंज करूं, लेकिन आज जो फर्स्ट क्लास है ये आपकी 1 ही घंटे की होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस हैं वो 2 घंटे की हुआ करेगी। तो ये दो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम आर स्टूडियो का डैशबोर्ड, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आर स्टूडियो के डैशबोर्ड में क्या क्या है। अब आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो मेरा ट्रेनिंग सेशन होता है ये ट्रेनिंग होता है, लेक्चर सिस्टम नहीं होता। आपने हर स्टेप मेरे साथ परफॉर्म करना है। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट गूगल क्रोम ओपन करें और चैट में डन टाइप करें। मेरे पास गूगल क्रोम ओपन हो चुका है, तो मैंने चैट में डन टाइप कर दिया। आप लोग भी मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा ताकि मैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। इकराम साहब, वकार अहमद साहब, काइंडली कंफर्म करें। माइक भी आपके ओपन है, आप माइक ओपन कर सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही। जी डन सर। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने ये टूल इंस्टॉल करने हैं। तो ये टूल्स फ्रीली अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर। इनको इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई इसके इंस्टॉलेशन या डाउनलोडिंग के चार्जेस पे नहीं करना पड़ते। यहाँ पे आपने आर्करेन टाइप करना है। आर्करेन टाइप करने के बाद आपने इसको सर्च करना है।
आपके पास एक वेबसाइट आएगी, द कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। उसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक है तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चूंकि विंडो है तो मैं विंडो पे क्लिक करूंगा, 4.5.1 फॉर विंडो। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक और पेज आएगा जिस पे ये शो कर रहा है डाउनलोड 4.5.1 फॉर विंडो। इसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर किसी पार्टिसिपेंट को ये वेबसाइट नहीं मिल रही तो आप इस लिंक पे भी क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और काइंडली डन का मैसेज ना जूम चैट पे रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है आपको डाउनलोड का, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको किस लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको लोकेशन बताएंगे। मैं इसको बता रहा हूँ लोकेशन डेस्कटॉप। ठीक है। अब डेस्कटॉप पे मैं मेरे पास ये सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन पड़ा हुआ है, मैं इसको सॉफ्टवेयर में सेव कर लेता हूँ। आप भी इसको किसी फोल्डर में सेव कर लें जहाँ पे ये आपके पास आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पे इसको सेव किया हुआ है। ये मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब देखिएगा जस्ट विद इन 2 और 3 मिनट ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसके अल्टरनेट अगर आप SPSS या जो पुराने वर्जन हैं, जो पुराने टूल्स हैं, उनको आप यूज़ करें तो वो कम से कम 1-2 घंटा जो है वो डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। उनका साइज़ तकरीबन 2 GB से भी ज़्यादा होता है। तो ये जस्ट कुछ MB इसका साइज़ है, आई थिंक 85 MB साइज़ है। और 2 से 3 मिनट में ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और होपफुली आपके पास, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, मेरे पास ये 2 मिनट शो कर रहा है, तो मे बी आपके पास ये 1 मिनट या इससे भी कम टाइम में डाउनलोड हो जाए। ओके, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपके पास। ओके, आर आपके पास डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, मेरे पास ना ये ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो मुझे पहले पहले वाले को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा या ये उससे मुझे कहेगा कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करें ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखा भी दूं और ये हमारी रिकॉर्डिंग का हिस्सा भी बन जाए, ताकि अगर आप कल या किसी भी टाइम दोबारा रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकें। तो इकराम साहब, अगर पॉसिबल है तो स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको स्क्रीन लो कर रहा हूँ। स्क्रीन लो कर दी है मैंने। बॉटम पे एक ग्रीन कलर का बटन होगा, शेयर। ओके, आप आ जाएं गूगल पे। यहाँ पे आपने डाउनलोड की हुई है फाइल। एक सेकंड सर। ऐसा डाउनलोड में होगा, ये वो ऊपर बटन है डाउनलोड का, ये वाला। ये वाला। ठीक है, इस पे क्लिक करें तो फोल्डर इस पे। ये ऑलरेडी मैंने प्रोसेस कर लिया था। ठीक है, और कंटिन्यू। दोबारा कर रहा हूँ। कंटिन्यू। एग्री। इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर फोटो। ये कुछ शो कर रहा है सर, फेल, इंस्टॉलेशन फेल।
पहले ही आपके पास इंस्टॉल्ड हो चुका था? जी जी, पहले हो चुका था, मैंने ठीक कर है, फिर लिया। अब आपको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना इसको। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, आपके पास भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। उमर साहब और वकार अहमद साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा। अब आप ना यहाँ पे आए डेस्कटॉप पे। अकरम साहब, अकराम साहब, जी जी। डेस्कटॉप पे आए। डेस्कटॉप पे सर, ये मिनिमाइज करें। ब्राउज़र को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे आ जाएं। ये यहाँ पे था। डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप। विंडो मिनिमाइज कर। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपको आर का आइकन शो हो रहा है। ये हो रहा है। ठीक है, हाँ, इस पे ये तो आर स्टूडियो है। आर कहाँ पे है? हाँ, हाँ, एक ये सेकंड। आर स्टूडियो आपने ओपन किया हुआ ना? आपने पहले का इंस्टॉल किया हुआ या अभी इंस्टॉल किया है? नहीं, पहले किया हुआ था। अभी नहीं किया? नहीं, अभी भी इंस्टॉल तो किया था। अभी किया था तो ये वहाँ पे ये देखें, ये होगा आर ना, ये आर स्टूडियो है ना। आपने आर, हाँ, एक सेकंड में, मुझे याद नहीं किया था। ये सर, ये वाला। आपने इसको क्लोज कर दिया सर, ओपन करें फाइल, दोबारा ओपन कीजिएगा। इसको। जी, अभी आपने आर ओपन किया हुआ था ना? अच्छा अच्छा अच्छा। वो ये आ रही। हाँ, ये आर सामने शो हो रहा है। नहीं, आपने इसका वर्जन चेक करना है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, 4.5.1। 4.1 हाँ, ये ठीक है, 13 ये लेटेस्ट जून वर्जन का। है, ठीक है। ओके, अब हम्म, आपने इसको क्लोज करना है। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों के पास डन हो। उमर साहब के पास डन हो चुका है और वकार अहमद साहब स्टिल डाउनलोडिंग। ओके, अब आप दोबारा गूगल क्रोम डन पे हो। आ जाएं। दोबारा गूगल क्रोम पे आए। एक टूल हमने जो है ना वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। दूसरा टूल हमने इंस्टॉल करना है आर स्टूडियो। सर, इसको मैक्सिमाइज करें स्क्रीन को, ब्राउज़र को फुल कीजिएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड। जी। इसको फुल करें सर, मैक्सिमाइज। इसको। जी जी, ये ये वाली। जो, हाँ बिल्कुल। अब आप न्यू टैब ओपन करें। ये प्लस साइन का बटन है, इस पर क्लिक करें, न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अब सर्च करना है आर स्टूडियो। हाँ आर ठीक है, स्टूडियो। आर स्टूडियो डाउनलोड पे क्लिक कर लें। ये वाला। हाँ, इस पे वॉइस, सर। जी जी, इस पे क्लिक करें। अब आपके पास चूंकि मैक है, डाउनलोड आर। ठीक है, तो आपने मैक के लिए सर्च करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाएं। ये पहले आपके पास एक बार आ रही है, एक्सेप्ट ऑल कर लें या रिजेक्ट कर लें, जो भी करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे देखें, इनके वर्जन्स होंगे। नहीं है सर। ये ना, वापस आए मेन वेबसाइट पे। ये वाला। ये फर्स्ट वाली, ये पॉइस्ट के ऊपर क्लिक करें। ये इसके ऊपर ना, इसके ऊपर एक और लाइन है पॉइस्ट की। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन इंस्टॉल। करें। स्क्रॉल डाउन करते जाएं नीचे की ये। तरफ। ये विंडो के लिए, और एक मिनट ऊपर आए। और जी। हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैक, ये नीचे मैक लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये देख लें आपका कौन सा मैक है, उसके मुताबिक इसको डाउनलोड कर लें। यही। ठीक है, डाउनलोड कर लें। वकार अहमद साहब, आपके पास विंडो है या आपके पास भी मैक है? और उमर साहब काइंडली आप भी मुझे कंफर्म कीजिएगा।
सर मेरे पास विंडो है, मैंने स्टार्ट ठीक कर है, दिया डाउनलोडिंग। तो आपने विंडो के लिए डाउनलोड करना है, वो पहले वाला ऊपर वाला जो है वो विंडो के लिए है। ये कैसे बड़ी होती है सर ये वाली बार? ये कौन सी? ये वाली? ये नहीं बड़ी होगी, इसको ऊपर करें ना, अच्छा स्क्रॉल अप करें। अच्छा 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 अच्छा। सही समझा गई। ये स्क्रॉल अप करें ना, स्क्रॉल, ये साइड पे बार बनी हुई है ना, इस बार बार को पकड़ के ऊपर लेके जाएं, या माउस का ऊपर जो, ये नहीं सर, ये राइट साइड पे देखें ना, एंड पे जहाँ पे मैंने ये लाइन भी लगाई हुई है। ये और ये नहीं सर, राइट साइड पे देखें ना, कॉर्नर पे। ये नहीं सर, बिल्कुल कोने पे देखें, राइट साइड सर, लेफ्ट साइड में। उम्र चुप कर जा तू। ये देखें सर। ये आज मैं नए रोले पे तो पड़ गया हूँ सर। ये बार सर, ये देखें ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बार शो हो रही है आपको। एक मिनट, आपके पास अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड पे एरो साइन है तीन, एक अप है, एक डाउन है, एक लेफ्ट राइट। जी। अप वाले पे प्रेस करें। ये बोला। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको बड़ा करना चाह रहा था। क्या हो ना? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? कुछ नहीं। जी हाँ सर। जब सारा रोला है ना, चले छोड़े था मैं। ये आपकी मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी हाँ सर। सर, शुरू। ओके। अच्छा, आपके पास ना ये इस तरह शो हो रहा है ऐसे, ठीक है? यहाँ पे ना ये कैसे था? साइड, ये देखें, इस तरह शो हो रही है ना आपके पास विंडो। जी। आप ये यहाँ साइड पे ना ये बार बनी हुई है, देखें कॉर्नर पे, इस बार को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं ऐसे, इसी तरह चाह रहे थे। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं एक कैंसिल करता हूँ इसको। मेरी स्क्रीन ही शेयर हो रही है आपको? उधर हो रही है लेकिन मेरे पास शायद नहीं। है आप ना? जूम पे क्लिक करें ना सर। हाँ अभी हो रही। ठीक है, ये अगर ये बार है साइड पे ना, ये बनी हुई, अगर आप इस बार को ऊपर नीचे करें तो ये पूरी विंडो जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, जहाँ पे आप लेके जाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं करना चाह रहा आप क्या था। करना चाह रहे थे? अब मैं खुद भूल गया हूँ, छोड़े उसको। चलें ठीक है। अच्छा, अब आपके पास डाउनलोड हो चुकी है टूल, आर स्टूडियो? जी जी डाउनलोड हो चलें दोबारा शेयर करें स्क्रीन। ओ, स्क्रीन दोबारा शेयर कीजिएगा। अच्छा। एक सेकंड। आ रही? हाँ एक सेकंड। जी, शेयर हो रही है। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करें। ठीक है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, आर स्टूडियो पे क्लिक करें।
ये वाला। ठीक है, इसको इंस्टॉल करें। ओपन करें इंस्टॉलेशन इसको, ऑन ओपन करें। रन है। ठीक है। आ गया आपके सर। पास फोर लेटेस्ट पॉइंट वर्स फाइव पॉइंट वन आ गया। हाँ, इससे पहले जो आपके पास ओपन हुआ था वो 4.0 था, 5.0। शायद हाँ, वो ठीक एक है। महीना पहले। हाँ, तो अब ये लेटेस्ट वर्जन आपके पास शो हो चुका है। तो बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली मुझे कंफर्म कर लें कि ये आपके पास डन हो चुके हैं। हमारे पास ये डन हो चुके हैं, तो मैं चैट में डन टाइप कर रहा हूँ। ओके, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब हमारे पास दो टूल हैं, एक है आर और एक है आर स्टूडियो। अब दोनों टूल्स को हमने वन बाय वन ओपन करके चेक करना है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, क्या हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल थी, या जब हम इस पे कोई वर्क करते हैं तो ये हमें कोई वार्निंग मैसेज, कोई मिसिंग जो है वो टूल का एरर देता है। तो सबसे पहले आपने आर को ओपन करके चेक करना है। आर का आइकन आपके पास डेस्कटॉप पे शो हो रहा होगा। ये देखिए, मेरे पास R4.5.1 इंस्टॉल करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे शो होगा। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। अगर मैक है आपके पास तो मैक में थोड़ा सा डिफरेंट इसका व्यू है। अगर विंडो है तो विंडो में आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो रहा है। इसे हम कहते हैं आर एडिटर। यानी हम इसमें आर का जो स्क्रिप्ट है या आर से जो कन्वर्सेशन हमने करनी है वो हम इस एडिटर में टाइप करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4.5.1 शो हो रहा है, जो कि लेटेस्ट टूल है आर का। अब कंफर्मेशन के लिए कि ये प्रॉपर वाकई हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे टाइप करना है जस्ट 5+5 और एंटर का बटन प्रेस करना है। अगर तो इसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, आंसर प्रोवाइड कर दिया, तो उसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर इसने आपको कोई वार्निंग मैसेज दिया, कोई मिसिंग टूल का कहा, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैकेज या ये जो टूल है, सॉफ्टवेयर है, सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ। यहाँ तक मुझे कंफर्म करें मेरे पास ये वर्क कर रहा है, तो मैं यस टाइप कर रहा हूँ। आप भी काइंडली एक दफ़ा चेक कर लें कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है और आपके पास 4.5.1 वर्जन शो हो रहा है। ओके। जी हाँ सर, और वो आंसर भी जी सर। हो गया है सर। ओके, 4.5.1 और आउटपुट भी आ गया। ठीक हो गया। अब इसको आपने क्लोज कर देना है। क्रॉस पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो आप बोल देंगे नो। ये क्लोज हो जाएगा। अब आपने आ मुझे जाना है नहीं समझ आर आई। स्टूडियो पे। जी सर। सर मुझे इसकी समझ नहीं आई जी। ओके, आपने ना डेस्कटॉप पे आपको आर का आइकन नज़र आ रहा है। जी जी। ये इसको ओपन करें। कर लिया जी ओपन। ओपन कर ली। इस तरह का पेज आपके पास जी शो होगा। एक सेकेंड। ये आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आपने जूम पे क्लिक करें, फिर आपको मेरी स्क्रीन शो होगी। बॉटम पे ना जूम। सर जूम के बटन पे क्लिक करें, फिर आपको मेरी स्क्रीन शो होगी। आपकी स्क्रीन सब नजर आ रही है, लेकिन वो जो स्क्रीन शेयर करने वाली वो नहीं नजर आ रही। अभी आपने स्क्रीन शेयर नहीं करनी है, आपने सिर्फ आर को ओपन करना है। आर ओपन कर लिया आपने। जी जी। आर ओपन अच्छा, करने के अभी बाद, अभी नजर आ रही है। ठीक है, हाँ आप अभी आर आ ओपन रही। करें अपने पास। आर ओपन करने के बाद आपने
ये कंफर्म करना है कि आपके पास ये पेज ओपन हुआ है, आर का एडिटर ऊपर हुआ है, और यहाँ पे कोई भी आप टाइप करके चेक कर लें, 5+5 कर लें, 10+5 कर लें, कोई भी जस्ट एक कैलकुलेशन कर लें, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपने जो आर इंस्टॉल किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जी जी यार, टाइप तो हो रहा। ठीक हो गया। 10 भी आ गया 5+। ओके, अब आपने इसको क्लोज कर देना। ये क्रॉस का बटन ठीक है है ऊपर, भाई। इसको क्रॉस करें। ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। आपने कहना नहीं, नो पे क्लिक करना है, और ये डिसअपियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना है आर स्टूडियो को। तो आर स्टूडियो का आइकन आपको डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा। आर स्टूडियो को फाइंड करने के लिए आपने ये सर्च बार जो है वो आपकी विंडो की या मैक की, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने टाइप करना है आर स्टूडियो। आपके पास इस तरह का एक बटन शो होगा, ये ब्लू कलर में और वाइट कलर में, उसके अंदर आर लिखा हुआ है। ये इसका लोगो है, आर। आगे आर स्टूडियो ऐप, ये नीचे ऐप लिखा हुआ है। एक और है आर स्टूडियो, इसमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर आर लिखा हुआ है, इस पे आपने नहीं जाना। आपने आर स्टूडियो ऐप पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें 4 विंडोज़ होंगी, या आपके पास 3 विंडोज़ होंगी, ठीक है। या 4 होंगी या 3 विंडो होंगी। यहाँ तक मुझे कंफर्म करें, आर स्टूडियो ओपन होगी आपके पास। मैंने ये स्टेप डन कर लिया है, तो मैं चैट में डन टाइप कर रहा हूँ, और मेरे पास यहाँ पे 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। आप डन लोग सर, 3 स्क्रीन। आप लोग भी मुझे कंफर्म करें। आप जूम चैट में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर स्क्रीन नंबर 1 पे आए, तो 2 बटन है आपके पास, एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 स्क्रीन शो होंगी। इसका नाम है स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। 1, 2, 3, 4, सबके पास स्क्रीन नंबर 4 स्क्रीन शो होनी चाहिए। अब उसके बाद आपने एक और चीज़ कंफर्म करनी है। स्क्रीन नंबर 2 पे आना है आप लोगों ने। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है आर 4.5.1, 4.5.1। अगर आपके पास 4.5.1 है तो इट्स ओके। अगर कोई पुराना वर्जन शो हो रहा है तो हमें यहाँ से इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो काइंडली ये कंफर्म कर लें, मेरे पास 4.5.1 है। सब लोगों के पास 4.5.1 ही होना चाहिए। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। उमर साहब, आपके पास क्या शो हो रहा है? ओके, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, आर और आर स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्या है, और दोनों में से हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे। डेटा एनालिसिस के लिए दोनों में से हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, या हम दोनों यूज़ करेंगे, और ये दोनों है क्या चीज़। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको इसका डिफरेंस क्लियर करूँगा, क्योंकि हमें एज अ प्रोफेशनल इसकी डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हमें इसका कंसेप्ट रिक्वायर्ड है। इसका जो बेसिक थीम रिक्वायर्ड है, ये किस बेस पे वर्क करता है, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है जब आपने इसको एज अ प्रोफेशनल वर्क करना है। अब पहला है आर। आर की डेफिनेशन क्या है? आर एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मल्टीपर्पस है। यानी
इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा इस क्लास का जो टास्क है वो है डाटा एनालिसिस। तो हम इस लैंग्वेज को डाटा एनालिसिस के लिए सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो का मतलब है कि ये आईडीई है, आईडीई। अगर आप इसकी वेबसाइट पे आए आर स्टूडियो की, ये देखें यहाँ पे ये इसने लिखा होगा used by million of peoples weekly, the R Studio integrated development environment is a set of tool built to help you to more productive with R and Python। यानी हम इसको R के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, Python के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये IDE है। IDE मीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी हमें ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे हम R को रन कर सकते हैं। तो ये IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये तो इसकी होगी डेफिनेशंस। अब अगर हमारा जो बैकग्राउंड है वो आईटी नहीं है, हमारा फील्ड ऑफ स्टडी साइंसेज है या कोई और सब्जेक्ट है, तो प्रोग्रामिंग हमने नहीं पढ़ी हुई, तो हमारे लिए ये मुश्किल होगा इसको अंडरस्टैंड करना, आईडी क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। हमें सिर्फ डेफिनेशन रट ली है लेकिन हमें इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। तो यहाँ पे मैं एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा। कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। वकार जी अहमद, आप। आप ओपन कर लें। जी। ओके। अच्छा सर, मैंने आपसे ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि मैं आपको ना इनका जी सर। डिफरेंस क्लियर कर सकूं, ठीक है। रेडी सर। सर पहले तो मुझे बताएं आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, ताकि मैं उस लिहाज से आपको एग्जांपल्स दूं। सर सर मेरा आपकी सर आपका माइक क्लोज हुआ हुआ है। सर मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यानी आपका आईटी के साथ ही तल्लक है। जी। जी। ओके। फर्ज करते हैं कि आपके पास ना घर में दो गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कार ए जी। और एक का नाम है कार बी। जी सर। कार ए जो है ना, ये इस तरह की शेप है उसकी, यानी उसके उसके पास तमाम ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उसके ऊपर बॉडी नहीं है। आप इसको ड्राइव करना चाहें तो आप इसको जी। ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप लेके जाना चाहें ये वर्क करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर बॉडी नहीं है। एक और गाड़ी है जी। आपके घर में, इसका नाम है कार बी। इसके पास बॉडी भी है, इंजन भी है, हर चीज़ इस पे मुकम्मल है। जी मुकम्मल। ठीक है। अब आपका टास्क क्या है कि आपने ना डेली अपने घर से ऑफिस आना है, और ये डिस्टेंस तकरीबन जी सर। आप कह लें 50 किलोमीटर है। जी। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी कार चूज करेंगे, कार ए या कार बी। कार बी सर। कार बी। बाकी पार्टिसिपेंट आप मुझे जूम चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कि आपने कार ए को क्यों चूज नहीं किया। सर कार ए को नहीं चूज करने की वजह यह है कि सर वो मुकम्मल नहीं है। वो मैं मुकम्मल है, वो कंफर्टेबली। मुकम्मल है। उसको आप ड्राइव करना चाहें तो आप ड्राइव कर सकते हैं। जी। अ, मैं का लेकिन वो सर ढांचा है ना सर, सिर्फ इसके लिए नहीं है सर। नहीं, हर चीज़ ये उसके अंदर लगी इस हुई, पर हर चीज़, बॉडी। जिस तरह वो जीप होती है ना, हर चीज़ उसके अंदर है, जी। सिर्फ उसके ऊपर बॉडी नहीं है। अच्छा, सिर्फ बॉडी नहीं है। तो इसी वजह से सर बॉडी नहीं रहने की वजह से मैं
ठीक है, हाँ, अगर इसके ऊपर कार बॉडी भी ना हो इस्तेमाल। आपको क्या इश्यूज फेस जी। करने पड़ेंगे? अ, मुझे उस पे बैठने में परेशानी होगी सर। ठीक है, चलिए मैं और कुछ चीज़ें अगर इसमें रास्ते में कोई इसमें ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप चूज़ जी। करते हैं कार ए, आप कहते हैं मैं कार ए पे जी। जो है वो घर से ऑफिस आया करूँगा डेली। सबसे पहला स्टेप जी। आपको हवा का सामना करना पड़ेगा। अगर सर्दी है तो ठंडी हवा का जी सामना हाँ करना सर। पड़ेगा, अगर गर्मी है तो गर्म हवा का सामना करना पड़ेगा। जी। फिर अगर बारिश हो रही है तो आपको बारिश के साथ भी लड़ना पड़ेगा। जी हाँ। तेज धूप है तो तेज धूप के साथ भी आपको लड़ना पड़ेगा। फिर जी हाँ आपको सर। डस्ट के साथ भी लड़ना पड़ेगा। जी हाँ। फिर आपको शोर के साथ भी लड़ना पड़ेगा। जी हाँ सर। ठीक है, और फिर आपको डर भी होगा कि जी। कहीं जो है वो कोई बाहर से कोई चीज़ ही ना आके टकरा जाए मेरे साथ, हवा में शापर आ जाए, कोई पत्थर वगैरह आ जाए। फिर आप इस पे अनकंफर्ट जी। फील करेंगे, जी हाँ सर, मैं क्योंकि जब समझ आप इस गाड़ी में बैठ के 50 किलोमीटर का सफ़र करके घर से ऑफिस पहुंचेंगे तैयार श्यार होके, तो यहाँ पे तो ऑफिस में आके फिर आपको तैयार होना पड़ेगा एक दफ़ा। गया। जी हाँ और आप थक भी जाएंगे। सर। जी सर। हाँ, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमने 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। हमारा टास्क ये नहीं है कि हम बारिश से भी लड़ें, हम धूप से भी लड़ें, हम ठंडी हवा से भी लड़ें। जब आप इस गाड़ी में सफ़र करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से लड़ के यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जी हाँ सर। और अगर आप कार बी चूज़ करते हैं तो ये कार भी इन चीज़ों से लड़ेगी, आपको इनसे लड़ना नहीं पड़ेगा, वो आपको कंफर्टेबल जोन में अपने मंज़र तक पहुंचा देगी। जी यानी सर। आपको बारिश से भी नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको धूप से भी लड़ना नहीं पड़ेगा, आपको ठंडी हवा से भी नहीं लड़ना पड़ेगा, गर्म हवा से भी नहीं लड़ना पड़ेगा, डस्ट का भी आपको इशू नहीं होगा। आप कंफर्टेबल वे में ऑफिस अपने घर से ऑफिस पहुंच जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो आपके जी घर सर। में कार बी है ना, इसमें इंजन ही नहीं है, ये तो एक फ्रेम पड़ा हुआ है आपके घर में, एक ढांचा पड़ा हुआ है खाली। अब आप दोनों में से कौन सी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं? सिर्फ सिर्फ कार ए सर। कार है, क्योंकि कार ए अब मुकम्मल है, इसके अंदर इंजन भी है, हर चीज़ है। कार बी भी जी। मुकम्मल है लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं है। इसका इंजन। मतलब है इंजन होना फ्रेम होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। जी हाँ सर। ये फ्रेम चाहे जितना मर्जी कीमती हो, ये गोल्ड का भी बना हो ना, इसके अंदर इंजन नहीं है तो आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते। जी हाँ सर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसा करें कि कार ए का इंजन पिक करें और उसको फिट कर दें कार बी में। जी सर। अब देखें, आप कार ए को आप फ्रेम के बगैर ड्राइव कर सकते हैं। अगर उसकी छत के ऊपर उसके उसके ऊपर छत ना हो, बॉडी ना हो, तो कार ए को आप तब भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जी। कार बी में अगर इंजन नहीं है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कार ए अकेली जी ड्राइव हाँ हो सर। सकती है, कार बी अकेली ड्राइव नहीं हो सकती, उसको कोई इंजन रिक्वायर्ड है। आपके जी जहन हाँ में एक सर, मैंने आइडिया आता है, देखा है। आप कार ए का इंजन निकाल के कार बी में फिट करवा लेते हैं। ठीक जी है, सर। अब आपके पास जो कार बी है ये ए प्लस बी होगी। जी हाँ सर। ए आपको हेल्प बी की कर रही है बॉडी एक का गाड़ी इंजन। को ड्राइव करने में, बी आपको प्रोटेक्ट कर रही है एनवायरमेंटल फैक्टर से। जी हाँ। जब आप कार बी को ड्राइव करेंगे तो एक्चुअल जो वर्किंग है वो तो इंजन की है, तो इंजन है कार ए का। जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो कार ए है ये है आर प्रोग्रामिंग, जो है कार बी ये है आर जी। स्टूडियो। कार बी है आर स्टूडियो। आप कार ए को यानी आर को
आर स्टूडियो के बगैर चला सकते हैं, लेकिन आर स्टूडियो को आप आर के बगैर नहीं चला सकते। क्लियर है? सॉरी सॉरी सर, एक बार फिर से मैं आना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो जी कार ए है ना, ये फर्ज करते हैं आर प्रोग्रामिंग है, और कार बी है, ये जो जी फ्रेम है ये है आर स्टूडियो। जी हम आर को अकेले चला सकते हैं, यानी अगर हम आर पे वर्क करना चाहें, जिस तरह हम कार ए को, अगर इसके ऊपर फ्रेम नहीं है तो भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह आर के पास जी हाँ अगर सर। आर स्टूडियो नहीं है, आपने अपने पीसी में सिर्फ आर को इंस्टॉल किया हुआ है, आर स्टूडियो आपके पास नहीं है, तो जी आप आर पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन जब जी हाँ। आप आर पे वर्क करेंगे, जिस तरह कार ए ड्राइव करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसी तरह आर को ड्राइव करने में भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जी लेकिन राइट सर। अगर आप आ जाएं कार बी पे, ठीक है, आप कहते हैं कि जी कार सर। ए तो मुश्किल ड्राइव है, मैं ये थक जाऊंगा ये आर को चला चला के ना। आपके जहन में एक आइडिया आता है, आप कहते हैं मैं आर जी को ये इस फ्रेम के अंदर फिट कर देता हूँ। तो ये जो फ्रेम है ना, ये है आर स्टूडियो। आप आर का इंजन जी। इस फ्रेम में फिट कर देते हैं। अब ये फ्रेम बन ठीक है। गया आर प्लस आर स्टूडियो, यानी आर का इंजन है इसमें, और आर स्टूडियो जो है ये इसका जी सर। फ्रेम है। जिस तरह हमारे पास कार ए और जी। कार बी थी, जब हम इस पे वर्क करेंगे, हम्म, आर स्टूडियो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हमें कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करेगा। जिस तरह ये फ्रेम हमें कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह आर स्टूडियो हमें जी कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करेगा। जबकि आर जो है ये वर्क करेगा जिस तरह इंजन जो है ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी इंजन ही वर्क जी करता है, लेकिन वहां पे कंफर्टेबल जोन नहीं है। लेकिन जब हम आर को जी आर सर। स्टूडियो में फिट कर देंगे, तो वर्क हम आर पे ही करेंगे, लेकिन एक कंफर्टेबल जोन में बैठ के। सही है। क्लियर हो गया? अगर जी कोई सर। क्वेश्चन है स्टेज पे तो आप पूछ सकते हैं तमाम पार्टिसिपेंट। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये बेसिक स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करेंगी आपको, लेकिन जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आए, आप फौरन पूछें, उसको क्लियर करें। ये बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो आगे बहुत आसान चीज़ें हैं। सर डन हो गया सर। ओके। समझ तुम आ गई सर। ओके, वकार अहमद साहब और उमर साहब काइंडली आप भी कंफर्म कर लें। सर क्लियर हो गया, ठीक सर, है। एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर, पूछें। आप ये बोले कि ए जो है ना, ये आर प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स कंसोल की बात करेंगे सर अपन, जो नहीं, पहले जो मतलब नहीं इंस्टॉल। सर, आर कंसोल ये से, सिर्फ प्रोग्रामिंग आर की हम बात। बात नहीं। कर रहे हैं आर की। हाँ। ये जो आर दो टूल आर हमने इंस्टॉल किए ना। प्रोग्रामिंग है। ऐसे नहीं सर। आर प्रोग्रामिंग है, लेकिन अगर इसको इस पे अकेले आर प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात आएंगी मैं सर अभी वो आपको इसको प्रैक्टिकली रन करके कर। दिखाने लगा हूँ। अभी ये देखें ना, जी हाँ सर, समझिए सर। दो टूल हमने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। मैं अभी दोनों आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। एक जी हमने किया है आर इंस्टॉल, एक किया है हमने आर स्टूडियो इंस्टॉल। अभी हमने जो ओपन किया हुआ ना, ये आर स्टूडियो है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ अब। जी सर। क्लोज करने के बाद मैं आ रहा हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है आर। दो टूल है हमारे पास, एक आर है, एक आर स्टूडियो है। अब इसको मैं जब ओपन करूंगा ना, तो इसके पास देखें एक ही स्क्रीन है। अब सेम आपको एनालिसिस मैं दोनों स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ, और फिर आपको बताऊंगा कि दोनों में से इजी कौन सा है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डाटा, ठीक है। आपने अभी कुछ टाइप नहीं करना, आपने इसको पहले अंडरस्टैंड करना है। डाटा, ये देखें, जब मैंने डाटा टाइप किया, इसने मुझे कोई सुजेशन नहीं दी, कोई गाइडलाइन नहीं दी कि मैंने क्या करना है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैनुअली या ज़ुबानी याद करके टाइप करूँगा। जी सर। ये कोई भी मेरे पास सुजेशन नहीं आ रही, हर चीज़ मैं ज़ुबानी टाइप करके, ज़ुबानी याद करके टाइप कर रहा हूँ। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा। अब इसने मुझे कोई आउटपुट नहीं शो की। मुझे नहीं पता चला कि मेरा ये जो स्क्रिप्ट है ये रन हो चुका है, इसकी आउटपुट किधर है। फिर फॉर एग्जांपल मेरे से जी गलती सर। हो गई, मैंने यहाँ पे ना आयरस के बजाय कुछ और लिखना चाह रहा था मैं। तो बेहतर तरीका तो ये है कि हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करें और इसको एडिट कर लें, लेकिन ये आपको एडिट करने का मौका ही नहीं देता।
ये देखें यहाँ पे एडिटर है ही नहीं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। जब भी आपने टाइप करना है यहाँ पे नया टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा था डाटा इन्वर्टेड कामा फाइकस, मैं ये रन करना चाह रहा था। इसको मैं रन करता हूँ तो इसने मुझे एरर दे दिया, कह रहा डेटा सेट फाइकस नॉट फाउंड। अब मैं दोबारा इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, इसने मुझे एरर या वार्निंग मैसेज दिया। मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, फाइकस का इस्तेमाल लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं है। यानी हर स्टेप पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको हर चीज़ के स्पेलिंग ज़ुबानी याद करना पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको अपर और लोअर केस लेटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। यानी वो काम जो आप कार बी में देखें ना, वो सफ़र जो आप कार बी में 10 मिनट में तय कर लेते हैं, कार ए को जब आप ड्राइव करेंगे मे बी वो आपको 30 या 35 मिनट पे ले जाए। अब मैं यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट राइट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ str str ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयरस ब्रैकेट क्लोज। अब इसने मुझे इसी स्क्रीन के ऊपर मेरे रिजल्ट जो हैं वो शो कर दिए। मैं कहता हूँ मैंने ये गलती से ना str नहीं करना था, कोई और एनालिसिस रन करना था, या यहाँ पे इसमें कुछ और चीज़ ऐड भी करना है। यानी आयरस लिख के उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ str में 20 या 25 रोज भी शो करनी है। तो मैं इस कोड को दोबारा एडिट करना चाहूँगा तो ये एडिट का मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा अगेन। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्लॉट ड्रा करूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट अगेन ब्रैकेट आयरस अगेन ब्रैकेट। मैं इसको रन करता हूँ। अब इसने मुझे प्लॉट दे दिया एक न्यू विंडो ओपन करके। अब इस विंडो पे भी देखें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ये मुझे फैसिलिटेट नहीं कर रहा कि इसको मैंने सेव कैसे करना है। कोई यहाँ पे बटन नहीं नज़र आ रहा सेव करने का। इसके अलावा यहाँ पे देखें 2-3 बटन है, फाइल हिस्ट्री रीसाइज और विंडो का। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हर चीज़ मुझे ज़ुबानी याद करके यहाँ पे टाइप करना पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो ये वाला जो आर है ये डेवलपर्स और प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, जबकि जो डाटा एनालिस्ट है वो उनका फोकस होता है आर स्टूडियो पे। अब यही वर्क मैं आपके सामने ना आर स्टूडियो पे परफॉर्म करूंगा। देखें वो हमें किस तरह असिस्ट करता है और किस तरह वो यूज़र फ्रेंडली है। अब मैं यहाँ पे आर स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। यानी जब आप आर पे कार ए पे सफ़र करेंगे, कार ए जो है वो आर है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब यही वर्क मैं कार बी पे करने लगा हूँ आर स्टूडियो पे, लेकिन मैंने इंजन जो है ना वो कार ए का यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे अगर स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, ये इंजन इनकॉर्पोरेट हो चुका हुआ है। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे कोई भी लाइन रन करूँगा उसका आंसर मुझे आर ही प्रोवाइड करेगा। जिस तरह जब मैं कार बी में बैठ के गाड़ी को ड्राइव करूँगा तो इंजन ही ड्राइव करके देगा, इंजन ही चला के देगा मुझे गाड़ी। तो इंजन है कार ए। तो इस तरह जब मैं आर पे कोई भी कोड रन करूँगा तो मुझे वर्क आर ही करके देगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये जो फ्रेम है कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करेगा। मसलन मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ डाटा। देखें जैसे मैंने DAT टाइप किया, इसने मुझे सुजेशन दे दी डाटा के नाम से जितने भी उसके पास ऑप्शंस थे। फिर उसके बाद उसने मुझे एक येलो बॉक्स दे दिया कि मैंने इस डाटा वाले जो है वो फंक्शन को किस तरह फिल करना है। जिसका मतलब है कि ये हमें हर स्टेज पे, अगर मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं तो फिर भी मुझे, या मुझे इसके स्पेलिंग नहीं आते फिर भी मुझे ये असिस्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे वर्क करना आसान है। ठीक है, अब देखें मैंने ब्रैकेट नहीं टाइप की, उसने खुद ब खुद मुझे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके दे दिए। यानी उसने मुझे बता दिया कि डाटा के बाद आपने ब्रैकेट टाइप करनी है। जबकि यही काम मैं आपके सामने आर पे दोबारा कर रहा हूँ। ये देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा DAT टाइप किया, इसने मुझे कोई सुजेशन नहीं दी। मैंने पूरा डाटा लिखा यहाँ पे, कोई सुजेशन नहीं आई। मुझे मैनुअली यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स पुट करनी पड़ेंगी।
जबकि आर स्टूडियो पे यही चीज़ें वो हमें खुद से प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ आइरस। मैंने इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया, ये देखिएगा, आई आर आई मैंने टाइप किया, इसने आइरस के नेम से जो भी इसके पास डाटा है इसने मुझे शो कर दिया, और उसकी आगे डिटेल भी बता दी कि आइरस है क्या चीज़। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, इसने ऑटोमेटिकली इसके अराउंड इन्वर्टेड कामा लगा दिए। इसका मतलब है यहाँ पे हम वो छोटी छोटी गलतियाँ जो हम आर पे करेंगे और वो हमें ज़ुबानी याद करना पड़ेंगी, उनसे हम बच जाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे स्क्रीन नंबर 3 में आइरस का डाटा भी शो कर दिया। ये देखें, स्क्रीन नंबर 3 में आइरस, ये उसकी डिटेल है, 150 ऑब्जर्वेशन और 5 वेरिएबल्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ मजीद, तो ये इसकी मुझे मजीद डिटेल जो है वो स्क्रीन नंबर 1 में शो कर रहा है, जबकि आर के पास इस तरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। वो हर चीज़ आपको मैनुअली जाके वहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करके चेक करना पड़ती। अब मैं यहाँ पे प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्लॉट। प्लॉट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आइरस। ये देखें, इसने दोबारा सजेशन दे दी, सिलेक्ट किया और इसको रन किया। अब फर्ज करते हैं कि मैंने ना यहाँ पे गलती की है। इसने ना मुझे पेटल लेंथ, सेपल वेड्थ, पेटल वेड्थ, पेटल लेंथ और स्पीशीज के दरमियान ग्राफ बना के दे दिया। मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाह रहा था सिर्फ सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के दरमियान, या सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान बनाना चाह रहा था। ये दो को मैं इग्नोर करना चाह रहा था। तो अब मुझे ये स्क्रिप्ट एडिट करना पड़ेगा दोबारा। दो ऑप्शन थे, या स्क्रिप्ट को एडिट करूं या दोबारा इसको टाइप करूं। तो जब मैं ये वर्क आर पे करता हूँ, इस पे, तो ये मुझे एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। ये देखें प्लॉट, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक ही नहीं हो रहा, एडिटिंग का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा। लेकिन यही काम जब मैं आर स्टूडियो पे कर रहा हूँ, तो ये मुझे एडिटिंग का ऑप्शन दे रहा है। आइरस के बाद मैं यहाँ पे स्केप ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रेंज अगर बताता हूँ 1 2 3, और इसको रन करता हूँ। देखिए ऐसा, इसने अब मुझे जो है वो 3 वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ क्रिएट करके दे दिया है। तो उसका मतलब ये है कि आर हमें एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी, आर स्टूडियो हमें कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन असल वर्किंग जो है वो आर ही कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे असल वर्क जो है ये R4.5.1 ही कर रहा है। तो इस टूल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर स्टूडियो की कार है। आर स्टूडियो की कार में हमारे पास जो है वो दो अब चीज़ें हैं। इंजन जो है वो हमारे पास आर का है, आर का इंजन है, इंजन में हमारे पास आर है, और आर स्टूडियो जो है ये फ्रेम है। यहाँ तक कंफर्म कर लें, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी इशू है आप खुल के जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। माइक लो है, अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें। यहाँ तक तो सर क्लियर है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो रन करते हैं इसकी कोई शॉर्ट की नहीं? जी शार्ट की भी है। कैसे होता है सर? आप कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर का बटन प्रेस करेंगे, रन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, यहाँ पे टाइप करें कंट्रोल ठीक और है। एंटर का बटन दबाएं तो ये कोड रन हो जाएगा आपको। ठीक। ओके। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो 4 स्क्रीन्स हैं या डैशबोर्ड है आर स्टूडियो का। अब एक और क्वेश्चन था कि दोनों में से हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे एनालिसिस के लिए। तो इसका आंसर ये है कि हम दोनों टूल ही यूज़ करेंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में। अब हमने आर स्टूडियो के फ्रेम में, ये मैं दोबारा यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये आर स्टूडियो का फ्रेम है। इस फ्रेम के अंदर आप दो इंजन फिट कर सकते हैं, यानी इस गाड़ी में आप दो किस्म के इंजन यूज़ कर सकते हैं। एक आप आर का यूज़ कर सकते हैं, दूसरा पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। जब आप आर का इंजन यूज़ करेंगे तो आर वर्क करेगा, जब पाइथन का इंजन यूज़ करेंगे तो पाइथन वर्क करेगा। अभी चूंकि हम ये ट्रेनिंग अच्छा। आर के हवाले से कर रहे हैं,
तो हमने आर का इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो ये गाड़ी और ये इसके अंदर आर का इंजन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने आर का इंजन इसमें इंस्टॉल नहीं करना, मैंने पाइथन का इंजन इंस्टॉल करना है, तो आप आर के इंजन को यहाँ से निकालेंगे, पाइथन का इंजन इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप स्क्रीन नंबर 3 पे देखें तो यहाँ पे आपके पास एक बटन शो हो रहा है आर का। इस पे अगर हम यस सर। क्लिक करें तो ये हमें दूसरा ऑप्शन दे रहा है पाइथन का। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल की हुई है और उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंजन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है कि इसके लिए आपको कुछ पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ। अब चूंकि हम सारा वर्क आर स्टूडियो पे ही करेंगे, लेकिन वो हमें करके आर देगा। 4 स्क्रीन है, यस स्क्रीन सर। नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1, ये मैंने नंबरिंग इनको ना अपने आसानी के लिए, सहूलत के लिए इनको दी हुई है। आपने भी इसी नंबरिंग में इन ये सीक्वेंस याद रखनी है। जब मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन नंबर 1 पे देखें तो आपका फोकस इस स्क्रीन पे होना चाहिए। जब मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन नंबर 3 पे देखें तो आपने स्क्रीन नंबर 3 पे आना है, इस पे। जब मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, आपने स्क्रीन नंबर 2 पे देखना है। और जब मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन नंबर 4 पे आप देखें, तो आपका फोकस जो है वो स्क्रीन नंबर 4 पे होना चाहिए। अब इन नंबर्स के अलावा इनके स्पेसिफिक नेम भी हैं। ये नंबर मैंने खुद दिए हुए हैं इनको, लेकिन इनके प्रॉपर नेम हैं। और हर स्क्रीन का एक प्रॉपर रोल है, हर स्क्रीन का एक प्रॉपर फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 टाइप कर रहा हूँ और आपको प्रैक्टिकली भी इनका फंक्शन जो है वो मैं दिखाता हूँ। पहला स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में एक वर्ड यूज़ किया, हैशटैग। जब हमने आर की डेफिनेशन पढ़ी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन इसकी अपनी वोकेबलरी है, इसकी अपनी ग्रामर है। तो हैश टैग जो है ये यहाँ पे इसका मतलब नंबर साइन नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है हेडिंग, क्योंकि हम आर की ज़ुबान में वर्क कर रहे हैं ना। तो हैश टैग का मतलब है हेडिंग। आप इसको कमेंट्स भी कह सकते हैं, आप इसको नोट्स भी कह सकते हैं। स्क्रीन नंबर 1 में हैश टैग, ये भी इस पे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी लाइनें या क्या क्या चीज़ें रन करेंगे। इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। आप इसको एडिटर भी कह सकते हैं, आर एडिटर या आर स्टूडियो एडिटर, लेकिन मोस्टली इसे स्क्रिप्ट फाइल कहा जाता है। सेकंड, स्क्रीन नंबर 2, इसका नाम है कंसोल। थर्ड है स्क्रीन नंबर थर्ड, इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है स्क्रीन नंबर 4, इसका नाम है प्लॉट्स आर पैकेजेस। प्लॉट्स आर पैकेजेस। स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4। अब इनके स्पेसिफिक फंक्शन भी हैं। स्क्रीन नंबर 1, इसका काम है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग। इसको हम इनपुट स्क्रीन भी कहते हैं, इनपुट स्क्रीन। दूसरी तरफ अगर आप आए, कंसोल, इसका नाम है कंसोल। ये हमें प्रोवाइड करता है रिजल्ट या आउटपुट प्रोवाइड करता है। आउटपुट किस फॉर्म में? पैराग्राफ की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में। स्क्रीन नंबर 3, ये भी हमें आउटपुट ही शो करता है, आउटपुट ही शो करता है।
किस फॉर्म में? डाटा फ्रेम की फॉर्म में या डाटा की फॉर्म में। ये देखें स्क्रीन नंबर 3 पे मेरे पास डाटा शो हो रहा है आइरिस का। स्क्रीन नंबर 4, ये भी आउटपुट स्क्रीन ही है। ये हमें शो करती है प्लॉट्स। इसके अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी होते हैं, लेकिन आउटपुट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे हमें आउटपुट शो करवाता है प्लॉट की फॉर्म में, और दूसरा पैकेजेस की फॉर्म में। पैकेजेस भी हमारे यहाँ पे अपीयर होते हैं। स्क्रीन नंबर 1 इनपुट स्क्रीन, स्क्रीन नंबर 2 आउटपुट, 3 आउटपुट, 4 आउटपुट। अब इन आउटपुट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। मैं दोबारा वही स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डाटा, सेलेक्ट किया, आइरस टाइप किया, इसको रन किया। इसने मुझे स्क्रीन नंबर 2 में देखें सेम टू सेम लाइन टाइप करके दे दी। अब इसकी जो आउटपुट है ना इस स्क्रिप्ट की, वो है डाटा की फॉर्म में। तो डाटा अपीयर हुआ स्क्रीन नंबर 3 में। मैं इसको क्लीन करता हूँ, दोबारा आपके सामने रन करता हूँ। ये देखें जैसे मैंने इसको रन किया, स्क्रीन नंबर 3 में मेरे पास डाटा अपीयर हो गया। ये वाली स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन। मैं एक और स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, str आइरस। अब इसकी आउटपुट देखें पैराग्राफ की फॉर्म में है या डाटा की फ्रेम टेबल की फॉर्म में है। तो ये अपीयर हुआ स्क्रीन नंबर 2 में। मैं एक और स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, प्लॉट आइरस। अब इसकी आउटपुट जो है वो प्लॉट की फॉर्म में है, तो ये अपीयर हुआ स्क्रीन नंबर 4 पे। तो स्क्रीन नंबर 1 जो है ये इनपुट स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर 2, 3, 4 आउटपुट स्क्रीन है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पीसी है, ये आपके सॉरी स्क्रीन है, ये सीपीयू है, और यहाँ पे ये कीबोर्ड पड़ा हुआ है और माउस है। यहाँ पे प्रिंटर पड़ा हुआ है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो स्पीकर पड़ा हुआ है। अब इनपुट जो है वो आपने यहाँ से प्रोवाइड की सीपीयू को, ठीक है। यहाँ पे हमने इनपुट प्रोवाइड की, जब हमने आर पे स्क्रिप्ट राइट किया और इसको रन किया तो ये इनपुट आ गई आर के पास, ये आर इंजन के पास। इंजन ने इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद कुछ इसने आउटपुट हमें शो कर दी स्क्रीन के ऊपर, कुछ आउटपुट शो की इसने स्पीकर के ऊपर, कुछ आउटपुट शो की इसने प्रिंटर के ऊपर। अगर वो आउटपुट प्रिंट की फॉर्म में तो वो प्रिंटर में शो होगी, अगर वो आउटपुट कोई डिस्प्ले है तो वो स्क्रीन पे शो होगा, और अगर वो आवाज़ की शक्ल में है तो वो स्पीकर में आपको सुनाई देगी। तो इसी तरह आर पे भी जब हम स्क्रिप्ट रन करेंगे तो स्क्रीन नंबर 1 इनपुट स्क्रीन है। जब हम इनपुट देंगे तो ये इनपुट आ जाएगी आर के पास, आर 4.5.1 के पास। ये इसको इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद हमें आउटपुट शो करेगा, या तो स्क्रीन नंबर 2 पे शो करेगा, या स्क्रीन नंबर 3 पे शो करेगा, या हमें आउटपुट शो करेगा स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ तक काइंडली कंफर्म कर लें, क्लियर है? जी सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तक तो क्लियर है सर। ओके, तो आज का हमारा सेशन यहाँ तक ही था। सर, जी सर। डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट स्क्रीन के हिसाब से शो होता है आउटपुट। आउटपुट जो है जी सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा। जिस तरह का अपन उसको इनपुट देंगे फर्स्ट स्क्रिप्ट राइटिंग में, तो जी, वो हिसाब से विंडोज पे शो उस पे आउटपुट शो करेगा। आउटपुट टाइम। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। आप कीबोर्ड से जिस तरह की कमांड देंगे, मतलब आप कंट्रोल पी टाइप करते हैं तो वो आपकी कमांड चली जाएगी सीपीयू के पास, जाएगी, सीपीयू उसको इंटरप्रेट करके भेज देगा प्रिंटर के पास। अगर आपने कोई म्यूज़िक चलाना है तो आप वो म्यूज़िक की कमांड देंगे,
वो सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू उसको इंटरप्रेट करके स्पीकर के पास भेज देगा। अगर कोई डिस्प्ले है तो वो आपको सीपीयू इंटरप्रेट करने के बाद वो भेज देगा मॉनिटर के पास या एलसीडी के पास, वो आपको एलसीडी पे शो होगा। सेम इसी तरह आर की भी वर्किंग जो है वो ऐसे ही है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो गॉट इट सर। नेक्स्ट सैटरडे को होगी, और 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे की संडे को होगी। आज की क्लास में आपने बेसिक चीज़ें देखी हैं, इनको आप रिपीट भी कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग भी मैं इसकी जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। और जहाँ पे मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप आप लोगों के लिए ओपन है, ग्रुप में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सर तो जी कल सर। क्लास नहीं, कल संडे। सैटरडे संडे आपने कहा था मुझे ना? जी 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 सर, हाँ। वो हमारे पास कल संडे है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपके पास आज संडे है, हमारे तो पास वो आज संडे अक्सर है। कंफ्यूजन रहती है। बिल्कुल। चलें, ठीक हो। हम्म। ओके सर। एक एक चीज थी सर। हाँ। हेलो। हेलो। जी सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, हम लोग के लिए अगर कुछ वर्क रहा तो आप बोल सकते थे सर, किसी चीज का डेफिनेशन या फिर कुछ करना है। जी जी, आप ज़रूर, ग्रुप आपके लिए ओपन है, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर अभी नहीं याद आ रही, बाद में कोई क्वेश्चन आ जाता है माइंड में, तो आप ग्रुप में वो क्वेश्चन शेयर कर दें, मैं आपको नहीं, उसको आप आपका। आप कुछ वर्क दीजिए हमें। जी सर। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, वो एक्चुअली कहना चाह रहे थे कि कोई हमें टास्क दें, मतलब थोड़ा सा होमवर्क दें इस क्लास के हवाले से, तो जी जी, हम वो चलो भी वो भी वो नेक्स्ट भी चलो। आपको दूंगा, लेकिन अभी हम उस टास्क तक पहुंच आए ना, अभी हमने सिर्फ अपना वो ग्राउंड ठीक किया ना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास है, आपने सिर्फ ठीक इसको एक होगा। दफ़ा रिवाइज कर लेना, जो जो आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, सोचें इसके बारे में। जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछें, डिस्कशन करें ना। नेक्स्ट वीक से जब ठीक। हम स्टार्ट करेंगे ना, फाइल को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको टास्क दूंगा। जी जी। ठीक है। ठीक होगा सर। ओके ठीक हो। सर। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ठीक से देता हूँ मैं।